टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत कब तक 300 MTPA कच्चे इस्पात की क्षमता की बात कही गई है? 2025-26 तक, 2030-31 तक, 2035-36 तक या फिर 2040-41 तक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2030-31 तक। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत 2030-31 तक 300 MTPA कच्चे इस्पात की क्षमता की बात कही गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस्पात मंत्रालय ने कई पहलें भी की हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा मेड इन इंडिया स्टील की खरीद को बढ़ावा देने के लिए लौह और इस्पात उत्पाद नीति का निर्माण किया गया। घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टील स्क्रैप नीति लाई गई। गैर मानकीकृत इस्पात आयात और विनिर्माण को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए। स्टील आयात के उन्नत पंजीकरण के लिए स्टील आयात निगरानी प्रणाली लाई गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अगला सवाल है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, दिल्ली, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा डेली बेसिस पर 150 जेट की आवाजाही की अनुमति देगा। इस नए टर्मिनल में 1 घंटे में 50 से अधिक यात्रियों को संभालने की क्षमता है। नए टर्मिनल में 57 से अधिक डेडिकेटेड चार्टर्ड विमान पार्किंग वे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, केंद्र ने किस क्षेत्र में लैंड लीजिंग को नियमित करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र। केंद्र ने कृषि क्षेत्र में लैंड लीजिंग को नियमित करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य उन भूमिहीन खेत श्रमिकों के लिए अधिकार सुनिश्चित करना है जो कल्याणकारी लाभों में शामिल नहीं हो पाते। इस रोडमैप की आवश्यकता एक भूमि पट्टे कानून को तैयार करने के लिए है। यह वास्तविक किसान जो खेत में हल चलाते हैं और काश्तकारों को सरकार की सहायता योजनाओं से लाभान्वित करने में सक्षम बनाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विश्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 117वां, 116वां, 118वां या फिर 120वां? सही जवाब है ऑप्शन बी, 116वां। विश्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक अपने नागरिकों की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को जुटाने के लिए उनकी क्षमता के आधार पर देशों को रैंक करता है। इस वर्ष सूचकांक में 174 देशों के शिक्षा और स्वास्थ्य डेटा को शामिल किया गया है। इसमें दुनिया की आबादी का 98% कवर किया गया है। सूचकांक 3 स्तंभों पर आधारित है। उत्तरजीविता, जिसके तहत 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले बच्चों की हिस्सेदारी शामिल है। स्कूल, जिसके तहत शिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता शामिल है। स्वास्थ्य, जिसके तहत जीवित रहने की दर और बच्चों की हेल्दी ग्रोइंग शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अन्य रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिनमें किऊल नदी पर एक नया रेलवे पुल, 2 नई रेलवे लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, बरौनी में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड शामिल हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने बाढ़ बख्तियारपुर के बीच एक 3rd लाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। कोसी मेगा ब्रिज परियोजना को 2003-04 में केंद्र ने मंजूरी दी थी। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण 516 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने विमानों में वाईफाई सेवाओं की पेशकश की है? इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया या फिर स्पाइस जेट? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, विस्तारा। विस्तारा अपनी उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। विस्तारा की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही घरेलू और शॉर्ट हॉल अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। यह कदम भारतीय हवाई क्षेत्र में वाईफाई की अनुमति देने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा 2018 में लिए गए निर्णय का अनुसरण करता है। नियमों के अनुसार उड़ान की 3000 मीटर की ऊंचाई के बाद ही यात्री वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, जल का घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर बैरोमीटर? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, हाइड्रोमीटर। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। लेक्टोमीटर यानी दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लैक्टोमीटर्स दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों के घनत्व मापने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत जलयान तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में भी काम आता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किलोग्राम प्रति घन मीटर निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल, जड़त्व, प्रणोद या फिर घनत्व? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, घनत्व। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जूल निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? कार्य, ऊर्जा, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। उदाहरण के लिए गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 1000 जूल, 3600 जूल, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 का पावर 10 जूल? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक हो जाता है। इसीलिए ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी 1 kWh इज इक्वल टू 1 kW इंटू 1 आवर। चूंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, इस हिसाब से 1 किलोवाट घंटा में 36 लाख जूल होगा। यानी 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD ने किसके साथ मिलकर 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग, IIT दिल्ली, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन या फिर IISc बेंगलुरु? तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।